नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम लेकर आते हैं सत्ता के गलियारों की हलचल और पर्दे के पीछे की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। यूपी में जैसे चुनाव माहौल गर्म होता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं का जोश भी उबाल मारने लग रहा है। और उबाल इतना ज़्यादा है कि कई बार यह उत्साह जूतम पैजार तक पहुंच जाता है। इस बार मामला प्रतापगढ़ के सांसद और कांग्रेस नेता के बीच जूता चलने से जुड़ा है। पिछले दिनों दो ऐसी घटनाएं हुई जिनको देखकर आप ये कहेंगे कि वाकई में अब चुनाव करीब आ गया है। सांगीपुर प्रतापगढ़ में जो गरीब कल्याण मेला का आयोजन किया गया था, वहां पर प्रमोद तिवारी, उनकी बेटी विधायक मोना तिवारी, ये लोग इकट्ठा थे। उसी दौरान प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल वहां पहुंच गए। तो जब भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का संगम हुआ तो फिर वहां पर जमकर जूते चले, एक दूसरे को लात मुक्के मारे गए, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, कपड़े फट गए। सत्ताधारी दल के सांसद की इस कदर पिटाई और उनके समर्थकों का इस तरह से बुरा हाल, उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया गया। उसके बाद तो बवाल मच गया। खबर लखनऊ तक पहुंची, सारे मीडिया में दौड़ने लगी। सरकार ने तत्कालिक तौर पर मुकदमे दर्ज करने शुरू किए और सीओ जगमोहन यादव को सस्पेंड कर दिया गया। प्रतापगढ़ की ही तरह देवरिया के गौरी बाजार में भी गरीब कल्याण मेले का आयोजन था, लेकिन वहां पर मंत्री के बेटे और बीडीओ के बीच जमकर मारपीट हो गई। कुर्सियां चल गईं, टूट गईं, एक दूसरे पर दौड़ा दौड़ा कर पीटने का आरोप लगा। फिलहाल जो राज्य मंत्री के बेटे विश्वविजय हैं, उनकी पत्नी यहां से ब्लॉक प्रमुख थी। वो इसलिए मारपीट शुरू हुई कि ब्लॉक प्रमुख की तस्वीर इस कार्यक्रम में जो बैनर लगा था उस पर नहीं थी, जिस पर उनके पति को आपत्ति थी। ठीक भी है, अनीता निषाद ब्लॉक प्रमुख हैं और संजय पांडे वहाँ के वीडियो हैं, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए। और ये गरीब कल्याण मेला, महत्वपूर्ण बात यह है कि दीनदयाल जी की जयंती पर आयोजित था, जो बीजेपी के आदर्श पुरुष हैं। लेकिन किस तरह से मारपीट का अखाड़ा बना, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा। खास तौर से ऐसी पार्टी में जहाँ अनुशासन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था, जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती है, यानी कि दूसरे दलों से अलग कहती है, जहां गुंडागर्दी के लिए, जूता चप्पल लाठी डंडा के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन संगम लाल जी जो सांसद हैं और बीडीओ के साथ जिस तरह से घटना हुई, ये दर्शाता है कि चुनाव में सब जायज़ है। हालांकि पहले हम लोगों ने इसे मोहब्बत में सुना था, लेकिन अब ये चीज़ चुनाव पर लागू होती है। प्रतापगढ़ में दो दिग्गजों की लड़ाई में कपड़े फटने से लेकर जहां सारे कर्म हो गए, वहीं पर गौरी बाजार में मामला एक तरफा रहा। उत्तर प्रदेश में सरकार कोई भी आई, लेकिन भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई। भ्रष्टाचार बढ़ता गया, चरम पर पहुंच गया। भ्रष्टाचारी ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं कि जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आज हम एक छोटा सा मामला आपके लिए लेकर आए हैं, सरकारी अफसरों के भ्रष्टाचार का, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सीतापुर जिले में अफसरों ने एक ऐसा घोटाला किया है जिसको सुनकर बिहार का चारा घोटाला भी शर्मा जाएगा। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि किसानों को लूटने के लिए, सरकारी धन को हजम करने के लिए अफसर क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। सीतापुर के अफसरों ने धान खरीद में ट्रक की जगह मोटरसाइकिल, टेम्पू और बिक्की से सैकड़ों कुंटल धान की ढुलाई कर डाली। अब आप सोचिए कि कितना नायाब तरीका निकाला, दिमाग लगाया। मिल संचालकों ने जो नंबर दिए हैं ढुलाई में, वो टेम्पू के निकल रहे हैं, मोटरसाइकिल के निकल रहे हैं, बिक्की के निकल रहे हैं। और हैरत इससे ज़्यादा और है कि ई रिक्शा और थ्री व्हीलर भी इसमें शामिल हैं। यानी कि पूरी तरह से मामला ऊपर से नीचे तक कुएं में भांग पड़ी हुई है। ये जो मामला है, ये पंचपोखरा इलाके में धान के केंद्र का है, जहां 1 घंटे में
ट्रक से कई बार माल की ढुलाई आना और जाना दर्शाया गया है। खाद्य रसद विभाग के अधिकारियों ने यह चमत्कार करके पूरे प्रदेश को आश्चर्य में डाल दिया है। वैसे भी जिस प्रदेश में किसान को अधिकारी लूटने पर आमादा हो, वहां सरकार लाख कोशिश के बावजूद भी इस लूट को नहीं बचा पा रही है। किसान आंदोलन चल रहा है प्रदेश में। किसान ये शोर मचाता है कि उसके धान की वाजिब कीमत नहीं मिलती सेंटर पे, उसको धान को घटिया बताया जाता है, उसके धान में मॉइस्चर बताकर वापस कर दिया जाता है। ऐसे में जो 1600-1700 रुपये का धान है वो उसको 800 रुपये कुंटल में बेचने पर मजबूर है। और जब जिसके पास 1 बीघा खेत भी नहीं है, वो सैकड़ों कुंटल धान जाके सेंटर पे आराम से बेच आता है, क्योंकि वो दलाल है और अफसरों को मोटा माल देता है। किसान अफसर को पैसा देने को तैयार नहीं है, घूस नहीं दे सकता, लिहाजा उसके धान में तमाम तरह की कमियां आ जाती हैं। यूपी जैसे एक बड़े राज्य में किसी सरकार के लिए भ्रष्टाचार की निगरानी कर पाना एक कठिन काम है। हर जगह वो न कैमरे लगा सकती है, न अफसर बिठा सकती है। जिनको वो जिम्मेदारी देती है निगरानी का, वो भी उसी माल पीने में लिप्त हो जाते हैं। और बड़ी हैरत की बात है कि आज़ादी के बाद से जिस तरह से ये सिस्टम बने थे, उस सिस्टम को दीमक की तरह ये सरकारी तंत्र ही चाट खा रहा है। बहरहाल मोटरसाइकिल, ई रिक्शा, 3 व्हीलर से जिन अफसरों ने माल ढोया था, वो उसी माल के दम पर उसी जगह पर बचे हुए हैं। चाहे मीडिया में जितनी भी खबर मचे, शोर आए, सरकार के अधिकारी जानते हैं कि उन्हें कैसे बचाना है। तो वो अब इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के बजाय वो दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं, धान की खुदाई कर रहे हैं। जिन लोगों ने गड़बड़ी की उन्हें सज़ा मिल पाएगी इसकी उम्मीद कम है। लेकिन हम आपके लिए ये खबर इसलिए लेकर आए हैं कि आप देखिए कि जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुंडाराज के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसके सामने तमाम सबूत लाकर रख भी दीजिए, तब भी वो अफसरों को दंड नहीं दे पा रही है। खाद्य और रसद विभाग में ये जो सब खेल चलता है, इसके पीछे सबका कमीशन सेट है। ये जो सेंटर से लेके जब कमीशन की शुरुआत होती है, तो फिर वो विभागीय एमडी तक और ज़िले में एसडीएम से लेके एडीएम और डीएम तक, फिर वहाँ से लेके खाद्य आयुक्त तक, खाद्य मंत्री तक सबको चढ़ावा जाता है। तो फिर जब प्रसाद सब जगह बढ़ रहा है, तो भक्त इतने खुश होंगे कि स्वाभाविक है कि उनको कमियों पर नज़र जाएगी भी नहीं, और अगर किसी ने ध्यान दिला भी दिया तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर सेंटर में आज बात एक ऐसे पुलिस अफसर की जो मुकदमों की विवेचना करने के साथ साथ आदमी के शरीर की नब्ज की भी विवेचना करता है। यह पुलिस वाला वर्दी में एक डॉक्टर भी है। बात आज मुरादाबाद के एक पुलिस अफसर की, जो अपनी ड्यूटी करने के साथ साथ महकमे के लोगों को भी शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहा है। उस अफसर का नाम है गणेश कुमार गुप्ता। गणेश कुमार गुप्ता पेशे से पहले डॉक्टर थे। वो एमबीबीएस किए हुए हैं लखनऊ केजीएमसी से, लेकिन 2016 में वो पुलिस की सेवा में आ गए, पीपीएस अफसर बन गए, और उनकी पहली पोस्टिंग बिजनौर में थी, ट्रेनी सीओ के रूप में। गणेश इस समय मुरादाबाद में सीओ हाईवे के पद पर तैनात हैं। उनके पास एमबीबीएस की डिग्री है। वो कई अस्पतालों में पहले नौकरी भी कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में भी वो चयनित हुए थे, लेकिन बाद में वो पुलिस विभाग में आ गए। गणेश गुप्ता की कहानी इसलिए रोचक हो जाती है क्योंकि जब वो ट्रेनी के तौर पर बिजनौर जिले में पहुंचे तो उस समय कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में बिजनौर पुलिस लाइन में एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था और अस्पताल था जहां पर गणेश दोहरी ड्यूटी कर रहे थे। ऐसे समय में जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, कोरोना का वायरस लोगों की जान ले रहा था, लोग एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे, तब गणेश कुमार ने, एक नौजवान अफसर ने हिम्मत दिखाई और लोगों का इलाज शुरू किया। 163 लोग एक टाइम में उनके
इस क्वारंटीन सेंटर में मौजूद रहे। पुलिस की नौकरी करने के साथ साथ वो डॉक्टर के रूप में बैठकर मरीजों का इलाज करते रहे। कई सारे लोगों को उन्होंने ठीक किया। तो ये कहा जाए बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं गणेश कुमार गुप्ता, और माता पिता के आशीर्वाद से वो आज पुलिस के साथ साथ गरीब और ज़रूरतमंदों की भी सेवा करते हैं। पुलिस कोई रोबोट तो है नहीं, या कोई ऐसा मशीन तो है नहीं कि उसका कोई पुर्जा खराब हो बदल दो। रात दिन ड्यूटी करती है। पुलिस के जवान, सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, अफसर, सब लोगों को तमाम सारी बीमारियां और परेशानियां होती हैं। उनके पास कई बार मौका नहीं होता कि वो जाके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके उसको सही समय पर दिखा सकें। ऐसे में उनके लिए उम्मीद की एक किरण गणेश कुमार गुप्ता बने हैं। गणेश गुप्ता जब वर्दी पहनकर निकलते हैं सुबह घर से, तो वो एक पुलिस अफसर होते हैं और वो ऑफिस पहुंचते हैं, कार्यालय में काम निपटाते हैं और उसके बाद फिर वो मरीज भी देखते हैं, वर्दी में भी और सादे वर्दी में भी। अच्छा है, वो कैंप भी लगवाते हैं, गरीबों का भी इलाज कर देते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी जारी है। और कहते भी हैं कि अगर आप किसी चीज़ का अभ्यास करते रहें तो वो और बढ़ती है, और अगर आप छोड़ दें तो जिस पैसे को आपने 4 साल 5 साल जिस चीज़ को पढ़ा लिखा वो भूल सकते हैं। गणेश गुप्ता का परिवार गोरखपुर में ही रहता है। उनके पिता गोरखपुर में एक दुकान चलाते हैं। वो चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने और नाम करे, लोगों का इलाज भी करे। वो तो गणेश ने पूरी कर दी उनकी इच्छा, लेकिन उनका जो मन था वो पुलिस के लिए जाने का था, और वो इस रास्ते पर लगे रहे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से वो आज सीईओ के पद पर तैनात हैं। तो कहते हैं कि जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो बिजनौर से शुरू हुई यात्रा मुरादाबाद पहुँची। लोगों की नज़र में है पिता ओम प्रकाश गुप्ता, परिवार और समाज का भरपूर आशीर्वाद गणेश जी को मिल रहा है। सैकड़ों लोगों का जीवन बचाने वाले इस पुलिस अफसर की जितनी सराहना की जाए कम है। उनका उत्साह बना रहना चाहिए। वो नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ प्रदेश में पुलिस के माध्यम से गरीब जनमानस की जो सेवा कर रहे हैं और साथ साथ बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, वो अपने आप में लाजवाब है। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। यूपी की सियासत में आने वाला 3 महीना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव है। दूसरी ओर यूपी में छोटे छोटे दल महागठबंधन बनाकर सत्ता में पहुंचने की तैयारी में है। मामला इस बार शिवपाल यादव के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि ये जो महागठबंधन बनने वाला है वो इसकी दूरी बनते जा रहे हैं। एक समय पर संकल्प भागीदारी मोर्चा का नाम आया था, जिसके धुरी ओपी राजभर थे, लेकिन शिवपाल यादव के घर पिछले कुछ दिनों से विभिन्न पार्टियों के नेताओं की आमद रफ्त इतनी ज़्यादा है कि ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे दल शिवपाल यादव के साथ मिलकर एक बड़ा मोर्चा तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक 5 दल शिवपाल यादव से मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें राजा भैया और ओवैसी की पार्टी, ओपी राजभर और चंद्रशेखर आज़ाद और शिवपाल यादव खुद। इनमें से 2 दल ऐसे हैं जिनके पास कोई विधायक नहीं है। राजा भैया, शिवपाल यादव और राजभर के पास विधायक हैं, लेकिन उस विधायक से कुछ नहीं होता। ये महत्वपूर्ण है कि सबका कुछ ना कुछ आधार है, उनके पास कुछ ना कुछ अपने जाति के वोट हैं। चुनाव चूँकि जातियों के आधार पर लड़े जा रहे हैं, एक कड़वा सत्य बन चुका है, और वो सारी जातियाँ छोटी छोटी मिलकर अगर एक साथ आ जाती हैं तो वो एक बड़ी ताकत बन जाती है। यूपी में बीजेपी जो सत्ताधारी दल है उसके साथ अपना दल और निषाद पार्टी आ चुकी है। अखिलेश यादव के साथ महान दल और संजय चौहान की पार्टी आ चुकी है। ये जो 5 दल अभी तक मिले हैं, ये किस ओर जाएंगे? अगर ये पांचों कांग्रेस या मायावती के साथ कोई गठबंधन करते हैं, तब उत्तर प्रदेश में चुनाव की तस्वीर क्या होगी? और अगर ये पांचों समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, तब उत्तर प्रदेश में तस्वीर क्या होगी? बीजेपी के साथ शिवपाल, ओपी राजभर, ओवैसी, राजा भैया, चंद्रशेखर,
इनके जाने का बहुत ज़्यादा विकल्प दिखता नहीं है, क्योंकि ये कसम खा चुके हैं एक दूसरे को ना देखने की। तो ऐसे में इनके पास 3 विकल्प हैं, या तो मायावती के साथ जाएं, या कांग्रेस के, या अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल हैं, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी इस समय तेजी से उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर कदम बढ़ा रही है, ऐसा लगता है कि लाभ उसी के खाते में जाएगा। शिवपाल यादव एक दिग्गज नेता है उत्तर प्रदेश के, वो संगठन के भी मजे हुए जानकार हैं, और उनको पता है कि किसको किसके साथ ले जाना है। विभिन्न दलों में उनकी अच्छी पैठ है, उनके अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में ये गठबंधन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जिसकी ओर झुकेगा वहाँ पर कोई ना कोई नया चमत्कार कर सकता है। तो यूपी में तीसरे मोर्चे की जो एक सुगबुगाहट है वो शिवपाल यादव के नेतृत्व में आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव एक समुद्र के मंथन की तरह है, क्योंकि इससे जो अमृत निकलेगा वो केंद्र में सरकार को प्रभावित करता है। लिहाजा सारे लोग इस अमृत को चखने की कोशिश करते हैं। अब देखना होगा कि शिवपाल के साथ बन रहा ये तीसरा मोर्चा किस ओर झुकता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी, सियासत और मानसून, इन तीनों में इन दिनों एक समानता चल रही है। यहाँ पर घटाएं कई महीनों से छाई हुई हैं, लेकिन बरस नहीं रही थी। मंत्री पद का सपना देख रहे कई नेता सुबह शाम जो अपने चेलों की फौज से घिरे रहते थे, वो जब आंख बंद करते थे तो उनके सामने गाड़ी, स्कार्ट, पुलिस का नज़ारा उन्हें बेचैन कर देता था। उनकी मंत्री बनने की चाहते हिलोर मार रही थी कि कब ये बरसात हो, कब नाम खुले और वो शपथ लें। खैर वो घड़ी आई और कई लोगों को शपथ दिलाई गई। लेकिन इसी चर्चा के बीच अगर कोई चेला ये कह दे कि मंत्री जी 3 महीने के लिए मंत्री पद के चक्कर में पड़ने की क्या ज़रूरत है, तो फिर वो आग बबूला भी हो जाते थे, फटकार भी लग जाती थी। अब कुछ लोगों ने मंत्री पद की शपथ ले ली। शपथ लेने के बाद वो अपने समर्थकों को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखो, चाहे 3 ही महीना सही, लेकिन शपथ हो गई। कद्दावर होने का ये फायदा है। इस सब के अलावा एक तर्क ये दिया जाता है सियासत में कि जो मिल रहा है अभी ले लो, चाहे 3 महीने के लिए, चाहे 3 दिन के लिए। अगर अगली बार जीते तो फिर शुरू से ही लाल बत्ती पक्की रहेगी। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई और मेरा घर छोड़ के पूरे शहर में बरसात हुई। बीजेपी में जो लोग आस लगाए थे कि उनको मंत्री बनने का मौका मिलेगा या वो एमएलसी बन जाएंगे, उनके यहाँ घटाएं नहीं बरसी, उनका सूखा खत्म नहीं हुआ, नेताजी तरसते रह गए। ऐसा क्यों है कि बाहर से आने वाले लोगों को बड़े बड़े पद एमएलसी से लेकर मंत्री के नवाजे जा रहे हैं, जो घर में लंबे समय से हैं, टाट पट्टी बिछाने से लेकर योगदान दिया, बलिदान दिया 20-20, 30-30 साल से, उनका इंतज़ार खत्म नहीं हो रहा है। कई सारे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी में सूद के चक्कर में मूलधन टूट रहा है। 5 साल में जब सरकार बनी और जब जब पद बंटने की नौबत आई तो खुशी कम दिखी, गम ज़्यादा रहा। भाजपा कार्यालय में ऐसे कई गम के मारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन बीजेपी की सियासत पिछले 5 साल में कुछ ऐसी ही चलती रही। कई बार संगठन को उपेक्षा मिली, अपनी सरकार होने के बाद भी विधायक, कार्यकर्ता और संगठन के लोग, नेता, उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। वो महसूस नहीं कर पाए कि उनकी अपनी सरकार है। फिर जब पद बंटने की नौबत आई तो कोई बाहर से आके कूद गया, छलांग लगा गया और वो झटक ले गया मामला। जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार हलवा बन रहा है, खाने को मिलेगा, वो फिर निराश रह गए। कभी कोई अफसर आ जाता है, कभी कोई कांग्रेस से आ जाता है, कभी कोई सपा से आ जाता है, कोई भाजपा से आ जाता है। एमएलसी की 4 सीटों पर जो 2 मनोनयन हुए वो तो एक सहयोगी
संजय निषाद को देनी पड़ी और दूसरी कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को। बीजेपी अगर अपने मूल कैडर को देखे तो 2 ही लोगों को संतुष्ट कर पाई, यानी कि मामला 50-50 का रह गया। लेकिन चूंकि ये मौका परीक्षा का है, एग्जामिनेशन की घड़ी करीब आ गई है, 3 महीने बाद पर्चा होना है, तो ऐसे में सारे जो चैप्टर छूटे हुए थे, जो सारे कील कांटे हैं, उनको दुरुस्त कर लिया जाए। उनका रिवीजन चल रहा है। बीजेपी कार्यालय और सत्ता के गलियारों में जिन्हें पद मिला वो गाड़ी में बैठकर कार्यालय पहुंचकर सुशोभित हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जो निराश हैं वो आजकल सिर्फ यही बातें गुनगुना रहे हैं कि गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर, और रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।